गुड मॉर्निंग और सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों। एमडी स्कूल रावत सर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 और 12 का जो कॉमन टॉपिक है गुप्त साम्राज्य, इनका विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग जो है वो किसको माना जाता है? गुप्त साम्राज्य को माना जाता है। और कहा जाता है कि गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना जो है वो तीसरी शताब्दी के अंत में गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है वो हो चुकी थी। तो मुख्य रूप से कई इनको मानते हैं, कई तो शूद्र मानते हैं। कुछ जैसे जायसवाल जी थे, शूद्र माना इन्होंने। रोमिला थापर इनको वैश्य मानती है। मजूमदार जी है वो क्षत्रिय मानते हैं। हेमचंद्र राय वो ब्राह्मण मानते हैं। लेकिन मुख्य जो जाति थी इनकी वो थी धारण गोत्र। और धारण गोत्र जो है इसका उल्लेख जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के जो पूना का ताम्र पत्र अभिलेख है उनसे हमें प्राप्त होता है कि ये धारण गोत्र से हुआ करते थे। तो चलिए अब अपने बात करते हैं सबसे पहले श्रीगुप्त की, जिनका शासनकाल 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक रहा था। और इनका जो प्रारंभिक क्षेत्र हुआ करता था गुप्तों का वो था मगध, उत्तर पश्चिमी बंगाल और गंगा जो नदी है उनका जो तटीय प्रदेश। और श्रीगुप्त को संस्थापक गुप्त साम्राज्य का या गुप्त साम्राज्य का आदि पुरुष जो है वो कहा जाता है। दूसरा शासक घटोत्कच, इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं आता। शासनकाल 280 से 319 ईस्वी तक रहा था। श्रीगुप्त के बाद ये राजगद्दी पे बैठा था। इनके बारे में बस इतना ही आता है कि लिच्छवी जो हुआ करते थे, लिच्छवियों के संबंध और गुप्तों के जो आपस में जो संबंध थे उनका प्रारंभ हो गया था। फिर आता है चंद्रगुप्त प्रथम, 319 से 335 ईस्वी तक इनका जो है वो शासनकाल रहा था। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो 319 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठते थे। राजगद्दी पे बैठते ही उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि जो है वो धारण की थी। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र को। और ध्यान रहे गुप्त वंश का जो तीसरा शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, राजगद्दी जब बैठा 319 ईस्वी में, तब उन्होंने एक संवत जारी किया था जो इतिहास में गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। और यह संवत 319 ईस्वी में इन्होंने जारी किया था। इनका विवाह जो है वो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इनका विवाह हुआ था। और इनके विवाह की स्मृति में इन्होंने राजा रानी के सिक्के चलाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है टॉपिक समुद्रगुप्त, चौथा सम्राट समुद्रगुप्त, जिनका शासनकाल 335 से 375 ईस्वी तक रहा था। और इसको विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा था। इनकी उपाधि की अगर बात करते हैं तो अश्वमेघ पराक्रमांक है, लिच्छवी दोहित्र है, कविराज है, व्याघ्र पराक्रम है। ये इनकी प्रमुख उपाधियां थी। और सामंत प्रणाली का जो जनक जो था वो किसको माना जाता है? समुद्रगुप्त को ही माना जाता है। समुद्रगुप्त को ही सामंत प्रणाली का जनक जो है वो कहा जाता है। इनके दरबारी कवि हुआ करते थे हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति उत्कीर्ण की थी। और इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की संपूर्ण विजयों का उल्लेख जो है वो हुआ है। तो समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख जो है वो किस में हुआ है? वो प्रयाग प्रशस्ति के अंदर हुआ है। और ध्यान रहे सम्राट अशोक मौर्य का जो कौशाम्बी अभिलेख था, उस कौशाम्बी अभिलेख जो यूपी के अंदर था उसके ऊपर उत्कीर्ण है ये प्रयाग प्रशस्ति। लेकिन बाद में सम्राट अकबर ने, जो मुगल सम्राट थे, उन्होंने कौशाम्बी से हटा करके इन्हें प्रयाग के किले में लगवा दिया था। बाद में इसका नाम जो है वो प्रयाग प्रशस्ति जो है ना वो रख दिया गया था। अच्छा आगे अगर अपने पढ़ते हैं तो समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों को हराया था। और उत्तर भारत के 9 राज्यों के जो प्रति उनकी नीति हुआ करती थी उसे प्रशबोधरण कहा जाता है। और प्रशबोधरण का मतलब होता है उन साम्राज्यों को जीत करके और बलपूर्वक जीत करके और उन साम्राज्यों को अपने राज्य में मिलाना। और दक्षिण भारत के जो 12 राज्यों को उन्होंने पराजित किया था उनके खिलाफ जो नीति अपनाई थी वो नीति अपनाई थी ग्रहण मोक्षानुग्रह, अर्थात उनको जीत करके और उनको वापस जो है वो लौटा देना। और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उनको वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, जिसे पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है वो संगीत प्रेमी हुआ करता था। और एक बौद्ध विद्वान वसुबंधु को भी यहाँ संरक्षण प्रदान था। और ये स्वयं विष्णु के उपासक हुआ करते थे।
अब अगर बात करते हैं अपने नेक्स्ट अगले शासक की, चंद्रगुप्त द्वितीय की, 375 से 412 या 14 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। और इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी है वो किसको बनाया था, वो उज्जैन को बनाया था। अब बात करते हैं वैवाहिक संबंध की, तो खुद ने यानी स्वयं ने नागवंशीय कुबेर नागा, नागवंशीय राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था। पुत्री भी थी प्रभावती गुप्त, और प्रभावती गुप्त का मैं ऊपर बता चुका हूं, पूना का ताम्रपत्र अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण। और प्रभावती गुप्त इनकी जो पुत्री थी, इनका विवाह करवाया था वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से। वकाटक नरेश इनका साम्राज्य महाराष्ट्र का हुआ करता था। अच्छा, फिर तीसरे विवाह की बात करते हैं, तो इनके जो पुत्र थे कुमारगुप्त प्रथम, उनका विवाह जो है वो करवाया था काकुत्स वर्मन, कदम्ब वंशीय काकुत्स वर्मन की पुत्री से हुआ था। चलिए अब अगर बात करते हैं चंद्रगुप्त के दरबारियों की, तो इनके दरबार में 9 कवियों की एक मंडली हुआ करती थी, जिन्हें क्या कहा गया, नवरत्न कहा गया था। इनका कोड बनाया मैंने कि दास जो है वो क्या याद कर रहा है, जीके। बोलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दास जीके, दास क्या पढ़ रहा है, जीके पढ़ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी वेरी वेरी, कुछ भी बना लो आप। डी धनवंतरी, ए अमर सिंह, एस शंकु, के कालिदास जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास की प्रसिद्ध कृतियां बहुत ही, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, कुमार संभव है, रघुवंश है, मालविकाग्नि मित्रम है। इसके बाद जी घटकर पर, के क्षपणक, वी वरामिहिर, वी वेताल भट्ट, वी वररुचि। फिर अगर अपने बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो दिल्ली में स्थित मेहरौली का लोह स्तंभ, इस लोह स्तंभ पर आज तक जंग नहीं लगा है। और यह लोह स्तंभ जो है वो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित है, और इस पर चंद्र नामक शासक का वर्णन किया है, और यही चंद्र जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। इनके शासनकाल में फायान भारत आए थे, और फायान की प्रसिद्ध करती थी फाको की। चलिए आगे बात करते हैं छठे शासक की, कुमारगुप्त प्रथम, जिनका शासनकाल 412 यानी 12 या 14 से लेकर के 55 तक। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख जो है वो किसके मिले हैं, कुमारगुप्त के मिले हैं। गुप्त मुद्राओं में पहले गरुड़ का अंकन हुआ करता था, उस गरुड़ की जगह अब मयूर का अंकन प्रारंभ कर दिया था कुमारगुप्त प्रथम ने। और कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में जो सिक्के हुआ करते थे चांदी के, उन चांदी के सिक्कों का बहुत बड़ा ढेर अपने राजस्थान के अंदर मिला है। कहां, बयाना भरतपुर के अंदर मिला है। और इनके शासनकाल की मुख्य बात आए तो इनके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, और यह विश्वविद्यालय बड़गांव बिहार में स्थित था। और इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। और इस विश्वविद्यालय में धर्मगंज नाम का एक पुस्तकालय हुआ करता था, और इस पुस्तकालय का नाम था धर्मगंज। पुस्तकालय का नाम धर्मगंज हुआ करता था। और इस पुस्तकालय में 3 भवन थे, अलग अलग नाम आते हैं इनके, जैसे रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक। और बिलशड़ का अभिलेख जो यूपी से मिला है हमें, जो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल का है, और जिनसे हमें गुप्त शासकों की वंशावली के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब गुप्त शासकों में बात करेंगे अपने अंतिम और महान शासक की, वो है स्कंदगुप्त, जिनका शासनकाल जो है वो 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक रहा था। वैष्णव धर्म का अनुयायी था ये। उपाधि थी इनकी परम भागवत। राजधानी इन्होंने बनाया था अयोध्या को। और गुप्त शासकों में अंतिम और महान शासक स्कंदगुप्त। मुख्य बात इनकी एक मुख्य बात जो आती है वो ये आती है कि जूनागढ़ अभिलेख जो गुजरात से मिला है, जिनसे हमें पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, यानी एशिया और यूरोप का ऐसा महान योद्धा, एकमात्र महान योद्धा जिन्होंने हूणों को पराजित किया था। दूसरी बात इनकी आती है वो आती है सुदर्शन झील की। पढ़ चुके हैं अपने सम्राट अशोक मौर्य के गवर्नर के सौराष्ट्र, गवर्नर यानी सौराष्ट्र के गवर्नर कहां के, सौराष्ट्र के। सौराष्ट्र कहां पड़ता है, गुजरात में। तो अशोक के गवर्नर ने उस झील का निर्माण करवाया था, और यहां इनके शासनकाल में उस झील का बांध टूट गया था। तब इनके गवर्नर प्रणदत्त के पुत्र चक्रपालित ने
इस बांध का पुनः निर्माण करवाया था। एक इनका अभिलेख आता है भीतरी स्तंभ लेख, यूपी से मिला है, जिनसे हमें जानकारी मिलती है कि इन्होंने हुणों को पराजित किया था। चांदी के सिक्के जारी करने वाला अंतिम सम्राट, और कहा जाता है कि इनके समय में जो सिक्के जारी हुए थे उन सिक्कों में मिलावट ज्यादा होने लगी थी, और इनके सिक्के जो हुआ करते थे वो वजन में कैसे हुआ करते थे, भारी हुआ करते थे। किनके सिक्के? स्कंद गुप्त के सिक्के। ओके, थैंक यू।